जैसे आप सभी जानते हैं, ये इस बार डॉक्टर डे बहुत पूरे इंडिया में एक त्यौहार फेस्टिवल जैसा मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसकी पहल कर रहे हैं। आपने उनका संदेश सुना होगा, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आखिरकार डॉक्टर्स की जो सेवा है, उनका जो त्याग है, वो रिकग्नाइज हो रहा है इस देश में। ये बहुत अच्छी बात है। मेरे पिताजी केंद्रीय विद्यालय में टीचर थे और उसका वो प्रिंसिपल बने, फिर एज ए असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हुए। तो मेरा पूरा एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय में ही हुआ है। मैं शुरू से मैथ्स में बहुत होशियार था, मतलब मैथ्स मेरा बहुत, गणित मेरा बहुत स्ट्रांग सब्जेक्ट हुआ करता था। और ऑब्वियसली मैं गणित के जो पाठ्यक्रम होते हैं उसमें मेरी रुचि ज्यादा थी। 11th क्लास में एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में। हमारी एक टीचर थी केंद्रीय विद्यालय मैदा मिल भोपाल में, बिसेन मैडम। उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया हम सभी छात्रों को कि आप कोई भी टॉपिक के ऊपर, बायोलॉजी की टीचर थी, कोई भी टॉपिक का पेपर करके आएंगे और क्लास को एज ए टीचर पढ़ाएंगे। वो प्रोजेक्ट था। तो मुझे भी एक टॉपिक दिया गया, बैक्टीरिया के ऊपर टॉपिक था मेरा। तो मैंने उसकी तैयारी की प्रोजेक्ट के लिए और मैंने क्लास को पढ़ाया वो टॉपिक। जब मैं क्लास को पढ़ाया और उसके लिए जो मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला और काफी तारीफ हुई मेरी। तो वो एक मोमेंट था कि मेरा एकदम से बायोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। जो पहले इंटरेस्ट मेरा मैथ्स में था, बायोलॉजी में शिफ्ट हो गया वो। उसके बाद से फिर मतलब कई घटनाएं ऐसी हुई कि मैंने बना लिया कि मुझे बायोलॉजी फील्ड में ही जो भी करना है मेरे को इसी में करना है। और फॉर्चुनेटली बाय गॉड ग्रेस मेरा प्री मेडिकल एग्जाम में सिलेक्शन हो गया और मैंने गांधी मेडिकल भोपाल से मैंने MBBS किया। और मेरा एजुकेशन बहुत कहना चाहिए कि इतना स्मूथ नहीं रहा। MBBS करने के बाद में मेरा सिलेक्शन PG में एनेस्थीसिया में हुआ, MD एनेस्थीसिया। तो करीब 4 महीना मैंने एनेस्थीसिया किया, MD एनेस्थीसिया किया। लेकिन 4 महीने करने के बाद मुझे समझ में आया कि यार मैं एनेस्थीसिया के लायक नहीं हूँ। एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी का डॉक्टर। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं एनेस्थीसिया फील्ड के लिए मैं नहीं बना हूँ या मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा। तो फॉर्चुनेटली उस वक्त रीकाउंसलिंग होने वाली थी, जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट होते हैं। तो मैंने इसको सरेंडर करके उसमें रीकाउंसलिंग में अपेयर हुआ मैं। फिर मुझे वहां पे ये डिप्लोमा इन चेस्ट एंड TB करने का मेरे को मौका मिला। फिर मैंने वो किया। उसके बाद में डिप्लोमा इन चेस्ट TB करने के बाद में मैंने DNB मेडिसिन, जिसे हम जनरल फिजिशियन बोलते हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन बोलते हैं, उसके लिए मैंने GMC नागपुर में एडमिशन लिया मैंने। और मैंने 2 साल मैंने DNB मेडिसिन किया। और मैंने जैसे कहा कि मेरा ये जो डिसीजन थे मेरे बड़े अजीब से रहे एजुकेशन को लेकर। 2 साल के बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरा जो पूरा झुकाव है वो पल्मोलॉजी की तरफ है, चेस्ट मेडिसिन की तरफ है। तो 2 साल DNB मेडिसिन करने के बाद में मैंने वो कोर्स छोड़ दिया मैंने। और फिर मैंने DNB चेस्ट ज्वाइन किया मैंने, पल्मोलॉजी। और भगवान की कृपा से पहले ही अटेम्प्ट में मुझे गोल्ड मेडल मिला। मतलब पूरे इंडिया में फर्स्ट आया मैं, तो मुझे गोल्ड मेडल मिला। और साइंस सिटी कलकत्ता में मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फेलिसिटेट किया गया था। तो ये एक एजुकेशन काफी मेरा एक अप्स एंड डाउन भरा रहा। लेकिन अल्टीमेटली जो मेरे को जिसमें मेरा इंटरेस्ट था मैंने उसको परसीव किया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी होता है। आज मेरी सक्सेस के पीछे शायद वही कारण है कि मेरा जिसमें इंटरेस्ट था, जिसमें मेरा इंक्लिनेशन था, मैंने वही कोर्स अल्टीमेटली परसीव किया और इसलिए शायद मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ। ये प्रेरणा मुझसे शुरू होती है। जब मैं PG कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, मुझे खुद को अस्थमा हुआ। और अनफॉर्चुनेटली 1 साल तक वो अस्थमा डायग्नोज नहीं हुआ। मुझे खांसी आती थी सिर्फ। और वो काफी टेस्ट कराए गए, कई डॉक्टर को, मतलब हमारे मेडिकल कॉलेज में दिखाया मैंने, तो वो डायग्नोज नहीं हुआ। फिर अल्टीमेटली वो डायग्नोज हमारे जो प्रोफेसर थे, डॉक्टर अशोक वाजपेयी सर, हमारे सीनियर, मेरे को जिन्होंने पढ़ाया, उन्होंने डायग्नोज किया कि मुझे अस्थमा है करके। और फिर मैंने अस्थमा का ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। तो वो जो इंसिडेंट ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि ये जो अस्थमा या रिलेटेड जो ब्रांच है या पल्मोलॉजी ब्रांच है, ये मुझे इसी में करना चाहिए। और इसलिए और फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं
पल्मोलॉजी में बेहतर कर पाऊंगा बजाय इसके कि जनरल मेडिसिन या एनेस्थीसिया। तो मैंने पल्मोलॉजी ऑप्ट किया और उसको परस्यू किया। एक अपने साथ मेरा एक वाक्य सुनाता हूं मैं कि अभी हम लोग कोरोना टाइम में हमने क्या किया कि पेशेंट लोग जो पेशेंट है उनके लिए हमने N95 मास्क कंपलसरी कर दिया। हम लोग 2 N95 मास्क पहनते, एक नहीं पहनते, हम लोग 2 पहनते। ये देखिए, ये मैं 2 N95 एक ऊपर एक पहनता हूँ। तो ऐसे ही हमारा पूरा स्टाफ 2 N95 मास्क पहनते हैं। और हमने क्या किया कि कोरोना कारण से हमने पेशेंट जो आ रहे हैं हमारे पास में, जो क्योंकि मैं छाती का डॉक्टर हूँ, पेशेंट खांसता है तो आसपास बैठे जो मरीज है वो इन्फेक्टेड होते हैं, हमारा स्टाफ इन्फेक्टेड होता है। तो हमने कंपलसरी कर दिया कि भाई N95 मास्क जो पेशेंट को दिखाने के लिए आएगा वो कंपलसरी कर दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, कई जो पेशेंट है उन्होंने इतना अपोज किया कि N95 मास्क क्यों, हम तो ये कपड़े का मास्क पहने हुए हैं। मतलब और कुछ लोगों ने तो यहाँ पे काफी मतलब उपद्रव भी किया उस बात को लेके। सोशल मीडिया में मेरे बारे में खराब भी लिखा, मेरी वेबसाइट पे खराब लिखा, जबकि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो उनको बताया जा रहा है ये सोसाइटी के लिए ही है। मान लीजिए कोई पेशेंट आता है खांसी वाला और कल निकलता वो कोरोना का पेशेंट निकलता है और वो कपड़े के मास्क पहने हुआ आया है या बिना मास्क के आया है, वो खांसेगा तो जो बाकी जो लोग हैं जो नॉन कोरोना पेशेंट है वो इन्फेक्टेड होंगे, उनके साथ में जो रिलेटिव है वो इन्फेक्टेड होंगे। तो ये बेसिकली कुछ कहूंगा कि पब्लिक में अंडरस्टैंडिंग कमी है और इसको दूर करना चाहिए। आप ही लोग के माध्यम से दूर हो सकता है, मीडिया के माध्यम से। दूसरी चीज, जैसे आपने बताया कि जो कोरोना को लेके कई हॉस्पिटल्स में झगड़े हुए, मोस्टली बिलिंग को लेकर झगड़े हुए, और पब्लिक को समझना चाहिए कि यदि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल रन होता है तो गवर्नमेंट एडेड नहीं होता है। वो कोरोना के समय में कोई भी स्टाफ, नर्सेज, रेसिडेंट डॉक्टर, वार्ड बॉय काम करने को तैयार नहीं थे। मैं आपसे पूछता हूं कि आप काम करोगे कोरोना वार्ड में? आप काम करोगे? नहीं, हिम्मत चाहिए उसके लिए। हिम्मत के साथ उनको इंसेंटिव देने पड़ते हैं। हमने 3 टाइम सैलरी दी स्टाफ को, 3 टाइम सैलरी दी। हमने 15 दिन की ड्यूटी लगाई कि एक सेट ऑफ स्टाफ 15 दिन काम करेगा, दूसरा सेट ऑफ स्टाफ 15 दिन काम करेगा। स्टाफ इंक्रीज किया, उनकी सैलरी बढ़ाई, सभी ने किया, सभी जो स्टाफ थे। डिस्पोजल कॉस्ट बढ़ गई। आपको जो पेशेंट यदि जो वार्ड में काम कर रहा है, वार्ड बॉय हो या सिस्टर या डॉक्टर हो, सब पीपी किट पहनते हैं। एक पीपी किट आप 6 घंटे के ऊपर पहन नहीं सकते, निकाल के फेंकना पड़ता है उसको, ठीक है। बाकी सब चीजों की कॉस्ट बढ़ गई। तो ये जो कॉस्ट बढ़ी तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल का बिल बढ़ा, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट एडेड नहीं है। ये जो सैलरी है, ये जो भी हॉस्पिटल रन कर रहा है उसको अपनी पॉकेट से देना है। ये डिस्पोजल कॉस्ट है, उसको अपने पॉकेट से देना है। तो ऑब्वियसली उसने ये कॉस्ट को पास ऑन किया पेशेंट के ऊपर, और इसके कारण से कॉस्टिंग बढ़ा, डेफिनेटली बढ़ा। कोरोना के टाइम में जो नॉर्मल कॉस्ट है 3 to 4 टाइम कॉस्टिंग बढ़ा है। तो ऑब्वियसली पब्लिक को गुस्सा होना लाजमी है उनका। जहां पहले जो वार्ड मान लीजिए कीमत मान लीजिए 2000 रुपये पर डे पड़ता था, वो सीधे 8,000 रुपये हो गया, तो ऑब्वियसली उनको गुस्सा होना लाजमी है। गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया कि उन्होंने कैपिंग कर दी। गवर्नमेंट ने कैपिंग कर दी कोरोना के समय में कि जनरल वार्ड का जो पेशेंट है ये रहेगा ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन, उनका एक 4 या 4.5 फिक्स कर दिया कि आप कहीं पे भी रहो तो ये इसके ऊपर आप बिलिंग नहीं कर सकते। प्राइवेट वार्ड का हिसाब से किया, आईसीयू का ऐसे किया। तो गवर्नमेंट ने भी काफी इसमें कैपिंग की और प्रोएक्टिवली काम किया। बट ऑब्वियसली पेशेंट जो होते हैं उनके फाइनेंशियल उन पर काफी बर्डन आया है। ऊपर से यदि उनका पेशेंट नहीं ठीक हो पाया है तो एक इमोशनल ट्रॉमा और भी होता है वो। तो ये सब चीजों ने एक के कारण से जो डॉक्टर्स है उनके प्रति उनका गुस्सा निकला है, जो गलत है। पब्लिक को सोचना चाहिए कि आपके घर में कोई कोरोना पेशेंट होता है तो आपके रिश्तेदार या आप खुद उनके पास जाना पसंद नहीं करते हो। आप उसको खाना भी देते हो, दूर से देते हो। और वो पेशेंट को, कोरोना पेशेंट को, यदि आपका ये नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर है, वो हाथ लाके काम कर रहे हैं, पास लाके काम कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनके बेडशीट साफ कर रहे हैं, उन्हें पेशाब करा रहे हैं, संडास करा रहे हैं, तो आप लोग को भी थोड़ा सा एक मानवता के तौर पे ये सब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पूरे इंडिया में 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स की डेथ होगी, कोरोना वॉरियर्स, उनसे कोरोना से लड़ते हुए, कोरोना का पेशेंट का इलाज करते हुए उनकी डेथ हो गई है।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमन पब्लिक ने ही कोरोना की मार झेली है, डॉक्टर्स ने, ये सब सिर्फ डॉक्टर का फिगर दे रहा हूं मैं, इसके अलावा जो नर्सिंग स्टाफ है, वार्ड बॉय है, जो बाकी जो स्टाफ है, उनका तो कोई फिगर ही नहीं है अभी कितने लोगों की डेथ हुई है। तो पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि ये क्यों इन्होंने अपनी जान दे दी है ना। ये बेसिकली कोरोना से लड़ते हुए आप लोग सेवा करते ही इन्होंने अपनी जान दी है। मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर जो कि जैसे डॉक्टर अग्रवाल की डेथ हुई थी दिल्ली में, वो तो एट द वर्ल्ड ऑफ रिटायरमेंट है, सर ने तो पूरी लाइफ अपना IPD करके गुजारी थी, है ना। लेकिन उन्होंने कोरोना मरीज के लिए उन्होंने नहीं, मेरे को जाना है, वार्ड में काम करना है, तो ही लॉस्ट हिज लाइफ। ऐसे कई डॉक्टर्स हैं। आपके माध्यम से मैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉय जिन्होंने कोरोना के मरीजों की सेवा करते हुए अपनी जान दी है, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। और मैं चाहता हूं कि ये जो पब्लिक के और डॉक्टर के बीच में एक रिफ्ट पैदा हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना एंड उसके इश्यूज को लेके, ये रिजॉल्व होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं जो ये जो मेडिकल प्रोफेशन है ना, ये बाकी प्रोफेशन से इसलिए अलग है कि यहाँ पे आपको काम करने की खुशी मिलती है। पेशेंट पैसा दे या ना दे, लेकिन जो खुशी वो देता है, आपको जो खुशी देता है, आपको एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आता है कि आपने कुछ अचीव किया है। जैसे आप बागवानी में पौधा लगाते हो, है ना, वो पौधे में जो फूल आता है, पहला फूल आता है या फिर उसको फल आता है, तो आपको कैसी खुशी होती है, बिकॉज आपने क्रिएट किया उसको, आपने पौधा लगाया, उससे फिर फल आया, तो वो जो खुशी होती है, ये सेम खुशी होती है डॉक्टर को होती है जब उसका पेशेंट ठीक होता है। ऐसे कई पेशेंट आते हैं, और चूंकि हमारा टर्शरी सेंटर है, तो नॉर्मली जो पेशेंट आते हैं वो जो दूसरी जगह ठीक नहीं हो पा रहे, वो हमारे पास आते हैं, और उसके बाद में यदि वो ठीक होते हैं तो बहुत हमको खुशी होती है। अभी कोरोना के दौर में एक ये पिछले हफ्ते का एक वाकया याद आ रहा है। एक पेशेंट हमारे पास आए थे, गढ़चिरौली से आए थे, और कोरोना में वो करीब 45 दिन कहीं पे एडमिट थे किसी हॉस्पिटल में, और उसके बाद फिर हमारे पास आए थे वो। तो कोरोना तो ठीक हो गया था, बट कोरोना के कॉम्प्लिकेशन उनको बहुत थे। उनको फाइब्रोसिस हो गया था, लंग फाइब्रोसिस हो गया था, और एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं मेडिस्टिनल एम्फाइसीमा, मतलब उनके लंग अंदर फट गए थे, और जो हवा थी वो मेडिस्टिनल में पूरी चली गई थी, और वो जो हवा जाती है वो दूषित हवा होती है, तो उस कारण से मेडिस्टिनल में इन्फेक्शन हो गया था। मेडिस्टिनल मतलब वो जगह जहां हमारी बड़ी नसें होती है, हमारा दिल होता है, वो जगह पे इन्फेक्शन हो गया था, उसे हम कहते हैं मीडिया स्टेनाइटिस। ये काफी सीरियस कंडीशन होती है, और इसका ट्रीटमेंट काफी डिफिकल्ट होता है, और खासकर वो पेशेंट जो कि पोस्ट कोरोना है, लंग फाइब्रोसिस है, और फिर उसको मेनिस्ट्राइटिस हो गया, तो ये पेशेंट हमारे पास में करीब 12-15 दिन रहे, एडमिट रहे, और हमने काफी मेहनत की उनको लेके। बुजुर्ग थे, करीब 65-70 साल की उम्र थी उनकी, और वो अच्छे होके गए। और जब वो अच्छे होके गए, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्मीद खो दी थी, मतलब वो भी जानते थे, काफी एजुकेटेड थे, तो जानते थे कि इसका मीडिया स्टेनाइटिस का क्या भविष्य होता है, कितने लोग बच पाते हैं, उनको पता था इस बारे में। तो उनके लिए बड़ा ये था कि वो बच गए और ठीक होके जा रहे करके। तो उन्होंने हमारे पुराने जितना स्टाफ था, हमारा पूरा स्टाफ था, उनको मिठाई बांटी, उनको रोज गुलाब के फूल सबको दिए, और एक जब जाते उन्होंने काफी एक जैसे उत्साह, एक फेस्टिवल जैसा उन्होंने एक यहाँ पे हॉस्पिटल में एक माहौल बनाया, और हमको बहुत अच्छा लगा वो गया, और हमारे पूरे स्टाफ को बहुत अच्छा लगा, और सभी खुश हुए उसको लेकर। तो ऐसे कई केसेस आते हैं जो आपको काफी हैप्पीनेस देते हैं, काफी आपको उत्साहित करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जब लॉकडाउन अभी खत्म हुआ था, तो आपने देखा पब्लिक का व्यवहार कैसा था। जितने रिसोर्ट थे, जितने होटल्स थे, सब फुल हो गए थे। लोगों ने ये मान लिया कि कोरोना खत्म हो गया करके। ये गलती कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। कोरोना जल्दी जाने वाला नहीं है, मान के चलिए कि 2-3 साल हमारे बीच में रहने वाला है ये। और जो कोरोना के जो बेसिक प्रिकॉशंस है, मास्क पहनिए, N95 मास्क पहनिए। मैं फिर बोल रहा हूं, जो कपड़ों का मास्क होता है उससे बचाव नहीं होता है। कोरोना का जो वायरस का साइज है, जो उसका जो साइज है,
वो बहुत छोटा होता है और उन कपड़ों के पोर के बीच में से अंदर चले जाता है। तो आप पहनिए सिर्फ N95 मास्क, इस टाइप के मास्क आते हैं, बहुत सस्ते मास्क है, यही पहनिए, कहीं भी जाते हैं यही पहनिए। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और सैनिटाइजर का यूज रेगुलरली कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यदि कोरोना से हमको बचना है या कोई चीज, कोई दवा या कोई विज्ञान हमें बचा सकता है कोरोना से, तो वो सिर्फ वैक्सीनेशन है। आज भी कोरोना की कोई फुल प्रूफ दवाई अभी मार्केट में नहीं है। जो भी दवाइयां है वो आसपास काम करती है उसकी, लेकिन एक फुल प्रूफ दवा की इससे कोरोना खत्म ही हो जाएगा, अभी तक ये इसकी इजाद, इसका डिस्कवरी नहीं हुई इसकी। तो वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी कोरोना के खिलाफ, और एक वैक्सीनेशन ही एक रास्ता है जिससे कि कोरोना को हम हरा सकते हैं। तो जितने जल्दी हो सके अपने परिवार को वैक्सीनेट कराइए। वही एक माध्यम है जिससे कि हम कोरोना को, उसके म्यूटेंट्स को, जैसे डेल्टा प्लस आ गया, इस टाइप की अपना स्वरूप बदलता जाएगा, अपना रूप चेंज करता जाएगा, नए नए वेरिएंट में आएगा। लेकिन वैक्सीनेशन अभी तक जितना पाया गया है कि सारे जितने वेरिएंट आए हैं सब में इफेक्टिव है। तो वैक्सीनेशन ही एक उपाय है जिससे कि हम कोरोना से लड़ सकते हैं। और अंत में मैं मेरे जितने मेडिकल साथी है, मेडिकल में डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉय, आयावाई, इन सभी को मैं डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। नमस्कार।